हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले बेटा अमलगमेशन ऑफ कंपनी। आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपलसरी इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, लेंदी है, मेंटली प्रिपेयर रहना बेटा, इसको समझाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन समझ जाओगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जब आपने फाइनल अकाउंट बना लिया तो आप ये भी बना लोगे, इतना मुझे विश्वास है। तो समझिएगा अमलगमेशन होता क्या है। तो हेडिंग है अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या होता है अमलगमेशन ऑफ कंपनी, मान के चलते ये पहली कंपनी है एक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी बेटा? एक्स लिमिटेड है। और दूसरी कंपनी मान के चलता हूँ बेटा कौन सी है, ये वाई लिमिटेड है। कौन सी है बेटा? वाई लिमिटेड है। ये दोनों कंपनी मिल गई, ये इसमें क्या कर रही है, मर्ज हो रही है। कौन? एक्स लिमिटेड क्या हो रही है बेटा? मर्ज हो रही है, मतलब अमलगमेट हो रही है। क्या हो रही है? एक्स लिमिटेड क्या हो रही है? अमलगमेटेड हो रही है, अमलगमेट हो रही है। क्या हो रही है? अमलगमेट हो रही है। तो ये कंपनी किस में जाके मिल रही है बेटा? वाई में जाके मिल रही है। तो एक्स क्या कहलाएगी बेटा? अमलगमेटिंग कंपनी। क्या कहलाएगी बेटा? ये ट्रांसफरर कंपनी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये किस में जा रही है बेटा? वाई में, मतलब इसका पूरा बिजनेस कहाँ मिल रहा है? वाई में। तो इसे बोला जाएगा बेटा ट्रांसफरर कंपनी। क्या बोला जाएगा? ट्रांसफरर कंपनी। क्या बोला जाएगा इसको? ट्रांसफरर कंपनी। और जो दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड, इसको क्या बोला जाएगा बेटा? ट्रांसफरी कंपनी। क्या कंपनी बोलेंगे बेटा? ट्रांसफरी कंपनी। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। क्या नाम बोलेंगे? ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर हो गई चीजें? तो ये क्या हो गया बेटा? अमलगमेशन हो गया। क्लियर है? अब अमलगमेशन जो होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स। मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया बेटा नोट्स का ग्रुप में। ठीक है, जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं बेटा उनके लिए मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसी चैप्टर की वीडियो में, तो वहां से नोट डाउन कर लेंगे बाकी लोग। तो 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। पहला होता है नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर मतलब आपसी सहमति से दोनों क्या होता है? मर्ज होकर काम करते हैं। तो पहला क्या हो गया? नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर। क्या हुआ? नेचर ऑफ मर्जर हुआ बेटा। और दूसरा जो होता है बेटा नेचर ऑफ परचेज होता है, नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, हाँ या ना। ये 2 टाइप का हमारा क्या होता है बेटा? अमलगमेशन होता है, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। तब बात आती है कि नेचर ऑफ परचेज कब होगा, नेचर ऑफ मर्जर कब होगा। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेचर ऑफ मर्जर को। तो नेचर ऑफ मर्जर, अगर कोई अमलगमेशन है उसको नेचर ऑफ क्या कहलाना बेटा? मर्जर नेचर का। कौन से नेचर का बेटा? मर्जर। तो उसको 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी भी पड़ेंगी। कितनी कंडीशन? सेटिस्फाई फॉलोइंग 5 कंडीशन, सेटिस्फाई फॉलोइंग 5 कंडीशन, सेटिस्फाई फॉलोइंग 5 कंडीशन। नीचे दी हुई 5 कंडीशन उसको क्या करनी है बेटा? पूरी करनी है। पहली कंडीशन क्या बोलता है सुनिएगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, जितनी भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, क्या है? जितनी भी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं किसकी? ट्रांसफरर कंपनी की। कौन सी कंपनी की? वो किसकी हो जानी चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी की। किसकी हो जानी चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी की। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। कौन सी कंपनी? ट्रांसफरर कंपनी becomes the asset and liability of ट्रांसफरी। ट्रांसफरी को डबल ही लिखूंगा, ट्रांसफरी कंपनी। जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटी है कौन सी कंपनी की? ट्रांसफरर कंपनी की। वो सारी किसकी बन जानी चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी की बन जानी चाहिए। हाँ या ना? किसकी बन जानी चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी की। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या लिखा है बेटा मैंने? अब ये जो ट्रांसफरर कंपनी है, ठीक है, उसके जो शेयर होल्डर होंगे, क्या होंगे? उसके शेयर होल्डर होंगे।
वो ट्रांसफरी कंपनी में कितने परसेंट का, कौन से शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी, ठीक है, और साथ में कौन से भी हो, जो भी हो चलेगा, जितने भी है कुल मिला के कितना आना चाहिए बेटा, 90% या उससे ज्यादा के वहां भी क्या हो बेटा, शेयर होल्डर बन जाए। मेरी कंपनी में मान लो 1 लाख शेयर थे और वहां ट्रांसफर हो रहे तो कम से कम 90% उसके क्या होने चाहिए, वहां भी शेयर होल्डर होने चाहिए। कौन सी कंपनी में, ट्रांसफरी कंपनी में। मर्ज हो रहे ना भाई, मर्जर है। तीसरी कंडीशन क्या है, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या भाई, ये कंपनी जो है इसमें मिली है, मतलब इसकी एसेट और लायबिलिटी इसकी बनी है, तो ये फोकट में दे देगा क्या, उसके बदले ये क्या देगा, इसको पैसे देगा। तो जो भी पैसा दिया जाएगा एसेट एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करने के बदले में, उसको बोला जाता है परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला जाता है, तो ये जो परचेज कंसिडरेशन होगा वो इक्विटी शेयर में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मान लो बट क्या हो गया, मान लो 10,500 10,000.67 शेयर आ गया, मान लो जब अपन इसका रेशियो निकाल रहे हैं तो इसका हिसाब में कितना रहा, 10,000.67 शेयर अपन को देने। तो ये फ्रैक्शनल शेयर हुआ कि नहीं, फ्रैक्शन में हुआ ना 0.67। तो इसके बदले अगर आप चाहो तो कैश दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते कैश। आपको जो भी परचेज कंसिडरेशन होगा किस में डिस्चार्ज करना है, इक्विटी शेयर में देना है। किस में देना है बेटा, इक्विटी शेयर में देना है, हाँ या ना, ठीक। फोर्थ कंडीशन क्या लिखी है बेटा, फोर्थ कंडीशन क्या है, अमलगमेशन के बाद भी, जैसे अमलगमेशन हो गया मतलब ये कंपनी किसमें मर्ज हो गई बेटा, इसमें मर्ज हो गई, तो ऐसा नहीं कि ये बिजनेस बंद होना चाहिए। ट्रांसफरी कंपनी जो है वो फ्यूचर में भी उस बिजनेस को क्या करेगी, लॉन्ग रन तक के लिए रन करती रहेगी। टाइम पीरियड दिया हुआ है 5 साल 3 साल ऐसा कुछ होता है, 5 साल मिनिमम लगभग रहता है टाइम पीरियड, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट ये मान के चलना है कि उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, बिजनेस को रन करने का होना चाहिए। किसका, ट्रांसफरी कंपनी का। और ट्रांसफरी कंपनी की जो भी एसेट है उसमें कोई ट्रांसफर कंपनी की जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है उसमें एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये 5 कंडीशन जब आप सेटिस्फाई करोगे पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी एक पूरी कर रहे हो। ऑल 5 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर 4 हुई पर 1 नहीं हुई तो उसको मर्जर नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, मर्जर नहीं माना जाएगा, हाँ या ना, क्लियर हो गई चीजें। अब आता है कौन सा, नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज क्या होगा, जो मर्जर की नेचर का नहीं, वो क्या कहलाएगा, परचेज। क्लियर हो गया। इस चैप्टर में मेनली जो हमको सीखना है वो ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री सीखनी है। क्या सीखनी है, मेनली जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या करने से बेटा, सीखने से पहले हम बनाएंगे बेटा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना। क्या सीखेंगे, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ, किसी को लिखना नहीं है, मैंने पीडीएफ भेजे हुए हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को मैं पीसी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, पीसी, परचेज कंसिडरेशन। इसकी 3 मेथड है बेटा। कितनी मेथड है, 3 मेथड है। पहला है नेट, कौन सी है, पहला बेटा नेट पेमेंट मेथड है। क्या बेटा, पहला नेट पेमेंट मेथड है, नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड हुआ। दूसरा जो है बेटा नेट एसेट मेथड है, नेट एसेट। ये 2 मेथड ही मेनली यूज होती हैं, थर्ड वाली बहुत कम यूज होती है, नेट एसेट मेथड। थर्ड कौन सी है बेटा, शेयर प्रपोर्शन मेथड। ये दोनों का क्या है, हर्षिता और क्या नाम है उसका, कल्पलक, हो गया खेल उन लोगों का बेटा, अब कुछ समझ नहीं आएगा उनको अगले 12 क्लास तक। शेयर प्रपोर्शन मेथड, हाँ हाँ, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कमी पूछता है। क्या कर रहा है बेटा तू, शेयर प्रपोर्शन मेथड, ये 3 मेथड हैं। तो मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ नेट पेमेंट मेथड, एनपीएम, नेट पेमेंट मेथड। तो ये जो भी परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, लिखा है पढ़ना, पेमेंट टू शेयर होल्डर। किसको दिया जाएगा परचेज कंसिडरेशन, शेयर होल्डर। पेमेंट टू, ये कैसे निकलेगा ध्यान से समझ लो, पेमेंट टू शेयर होल्डर। पेमेंट टू क्या बेटा, शेयर होल्डर, पेमेंट टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं
प्लस क्या हो सकते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, हाँ या ना। तो ये दोनों शेयर होल्डर को जो भी आप पेमेंट करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। तो इनको पेमेंट कैसे होनी चाहिए बेटा, शेयर में भी कर सकते हैं। इनको पेमेंट जो करोगे किस में होनी चाहिए, शेयर्स में, शेयर्स में भी दे सकते हो। प्लस इनको क्या दे सकते हो आप, अपनी कंपनी के डिबेंचर भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो, डिबेंचर भी दे सकते हो। प्लस आप क्या दे सकते हो, इसको कैश भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो बेटा, कैश भी दे सकते हो। ये तीनों चीजें आप दे सकते हो, लेकिन किसको देना है आपको, ये परचेज कंसिडरेशन शेयर होल्डर को देना है। किसको देना है, शेयर होल्डर को। और ये शेयर होल्डर कौन होंगे, इक्विटी भी हो सकते हैं आप, प्रेफरेंस भी। जब आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, तब आपको किनको किनको इंक्लूड नहीं करना है, डिबेंचर को, मतलब डिबेंचर होल्डर को अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो परचेज कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पेमेंट टू किसको, क्योंकि कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपने किसी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की या किसी लाइबिलिटी के लिए आपने पेमेंट की तो वो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में शामिल नहीं हो। तो पेमेंट टू शेयर होल्डर होना चाहिए किसके फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, या कैश, या तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसके अलावा और कुछ भी इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, कौन सी मेथड है ये, नेट पेमेंट मेथड हो गई। अब दूसरी है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड, तो यहां पर क्या करेगा, ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफर कंपनी दो चीजें होती है मैंने बोला। तो जिसकी एसेट को टेक ओवर किया जा रहा है, टेक ओवर किसकी होगी, ट्रांसफर कंपनी की होगी, हाँ या ना, यस और नो। तो क्या लिखा मैंने परचेज कंसिडरेशन में, टोटल एसेट टेकन ओवर, जितनी एसेट टेक ओवर की गई है, टोटल एसेट टेकन ओवर, टोटल एसेट टेकन ओवर माइनस क्या करोगे इसमें से, टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर, टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, परचेज कंसिडरेशन होगा बेटा, हाँ या ना। मान लो 10,000 की मैंने एसेट ली और लाइबिलिटी भी साथ साथ पीछे पीछे आ गई 3,000 की, मतलब मैंने कि तुमको कितना रुपया देना है, 7,000, जिसको हम नेट एसेट इसी को तो बोलते हैं। आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा है ना। क्या कर रही हो मोबाइल में, अच्छा मैं बोला वीडियो तो नहीं बना रही, ठीक है। नेट एसेट इसी को बोलते हैं। आपने कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ाया था, नेट एसेट में वहाँ सिखाया था ना बेटा, शेयर वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन में नेट एसेट कैसे निकालते हैं। तो वही तो है टोटल एसेट। बट ये क्या है, जो चीज़ मैं लिया, मेरे को जो पसंद आया मैं ले लिया, जो मेरे को नहीं लगा मैं नहीं लिया। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, टेकन ओवर वर्ड यूज किया, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी नहीं किया है मैंने। जो चीज़ मैं लूंगा केवल उसी से मतलब है, हाँ या ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, टोटल लाइबिलिटीज जैसे वर्ड यूज किया तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे। जैसे पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि वो तो लाइबिलिटी होती नहीं है। जितने भी रिजर्व होते हैं वो लाइबिलिटी थोड़ी ना होती है आपकी, लाइबिलिटी में आती है क्या, नहीं आती है। तो जनरल रिजर्व हो गया, कंपनसेशन फंड हो गए, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया जिसको डीआरआर बोलते हैं, एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर। और जितनी भी फिक्टिटियस एसेट होती हैं, फिक्टिटियस एसेट मतलब पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है, फिक्टिटियस एसेट है ना। तो इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाँ क्या हुआ बेटा, अच्छा यस बोला, हाँ बोलना बेटा, यस नहीं हाँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, परचेज कंसिडरेशन की दो मेथड हो गई, हाँ या ना, ठीक। अब बात आती है मेन जो हमको सीखना है, जर्नल एंट्री सीखना है। क्या सीखना है बेटा, जर्नल एंट्री। कल की क्लास 11 से 1 है, ठीक है। कल की क्लास क्या है, 11 से 1। तो जर्नल एंट्री मेनली हमको सीखनी है। किसकी किसकी बुक में सीखनी है बेटा, एक होती है ट्रांसफरर कंपनी, क्या होती है, एक ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, और दूसरी जो होती है बेटा वो कौन सी होती है, ट्रांसफरी कंपनी। कौन सी होती है बेटा, ट्रांसफरी कंपनी होती है, ठीक है, हाँ या ना। तो हमको दोनों की बुक में जर्नल एंट्री बनानी है और साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी पूछता है, ठीक है। ये आ गई हमारी दो देवी लोग, बताइए
पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आ रही, बैठो इधर, चलो। एक दिन टाइम पे आई है ये लड़की, बस कल तबियत ठीक नहीं है, गजब कितनी ठंडी है। जब ट्रांसफरर कंपनी, ठीक टाइम पे आ गए, वैसे उम्मीद करता हूँ समझ पाओगे। ट्रांसफरर कंपनी, तो हमने अमलगमेशन जो पढ़ा शिवानी, दो टाइप का पढ़ा, कौन कौन सा, एक मर्जर का और एक परचेज का। तो जब ट्रांसफरर कंपनी की बात हम करेंगे तो दोनों मेथड में सेम जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? दोनों मेथड में सेम जर्नल एंट्री। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? सेम जर्नल एंट्री अंडर बोथ मेथड, अंडर बोथ मेथड, अंडर बोथ मेथड। सेम जर्नल एंट्री होगी दोनों मेथड में, चाहे वो अमलगमेशन परचेज नेचर का हो, चाहे वो अमलगमेशन मर्जर नेचर का, दोनों मेथड में यहाँ पर क्या होगी? सेम जर्नल एंट्री होगी, हाँ या ना? ट्रांसफरी कंपनी की बुक में मर्जर में अलग जर्नल एंट्री है, मर्जर में अलग है, और मर्जर जो कौन से नेचर का है? परचेज नेचर का है, उसमें अलग जर्नल एंट्री है। तो मेनली हमको यही सीखनी है, जर्नल एंट्री। ये सीखेंगे तो परचेज कंसिडरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपको ये पूरी एंट्री अच्छे से याद करनी है। मैं सारी चीज़ें भेज चुका हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया एक बार रिकॉल कर लो, फिर मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। मोबाइल में है, देख लो कैसा लगा। चलो, मैं अब जर्नल एंट्री पढ़ा रहा हूँ किसकी बुक में? ट्रांसफरर कंपनी की बुक में। तो जर्नल एंट्री लिखना कुछ नहीं है ना, जर्नल एंट्री किसकी बुक में? ट्रांसफरर कंपनी की, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, हाँ या ना? ठीक है, बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी है। सबसे पहली चीज आपको पहली एंट्री क्या करनी है? ट्रांसफरर कंपनी की बुक में करनी है। आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? क्योंकि एक फर्म दूसरे फर्म में जा रही है, मतलब ये पूरी डिसॉल्व हो रही है ना एक हिसाब से। और आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप फर्स्ट ईयर में, हाँ, तो 12th में भी पढ़ा है डिजोल्यूशन। रियलाइजेशन अकाउंट वहाँ बनाते हैं अपन को, अगर ध्यान हो थोड़ा सा तो। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब सारी की सारी एसेट्स में टेक ओवर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सारी की सारी एसेट टेक ओवर कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑल एसेट्स। तो पहली एंट्री किसकी होगी? ट्रांसफर ऑल एसेट, ट्रांसफर ऑल एसेट। क्या लिखा मैंने? ट्रांसफर ऑल एसेट। तो ऑल एसेट में कहाँ जाएंगी बेटा? तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा मैं? क्रेडिट करूंगा। कहाँ जाएंगी? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? ऑल एसेट्स। कौन सी एसेट? ऑल एसेट। अब बात आती है यहाँ पर, जो भी एसेट है वो किस वैल्यू पे जाएंगी? जो ट्रांसफर करेंगे मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर होगी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी है उस पे होगी? बैलेंस वैल्यू पे, सॉरी बैलेंस शीट की वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे? जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। कौन सी वैल्यू बोलते हैं बेटा? एट बुक वैल्यू, BV, बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा? बुक वैल्यू, हाँ या ना? कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू। अब बात आती है यहाँ पर ऑल एसेट वर्ड की है। तो जब भी मैं ऑल एसेट वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पर कौन सी एसेट की बात होगी? रियल एसेट की। रियल एसेट मतलब जो फिक्टिटियस नहीं है। तो इसमें रियल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगी? फिक्टिटियस एसेट को छोड़ोगे। किसको छोड़ोगे? फिक्टिटियस एसेट को छोड़कर। किसको छोड़कर? फिक्टिटियस एसेट को छोड़ देंगे, हाँ या ना? यस और नो? और क्या छोड़ोगे बेटा? कैश को इंक्लूड करना है कि नहीं? कैश को इंक्लूड करना है? अगर हाँ शायद क्या होता है यार? हाँ शायद क्या होता है बताओ तो। सब ट्रांसफर होगा बेटा, ठीक है? कोई डाउट है? तो ये जो फिक्टिटियस एसेट है, फिक्टिटियस एसेट्स में तुम्हारा क्या आएगा? ध्यान से सुनना। डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट। क्या क्या आएगा बेटा? डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट होगा। डेबिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट हुआ। फिर क्या आएगा बेटा? प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुआ बेटा।
फिर एक आता है मिसलेनियस खर्चे होते हैं ना, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। फिर आता है बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर। फिर आता है अंडर राइटिंग कमीशन। कौन सा कमीशन? अंडर राइटिंग। तो ये अंडर राइटिंग होती क्या है? भेज ले बेटा स्नैप बाद में। अच्छा मैं तो देख लिया वो स्नैप है, क्यों खोले हो? ऐसे ही अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग। अब वो स्नैप भेज रही है उधर। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? जैसे मैं कंपनी हूँ, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, तो कुछ लोग मेरे पास आ गए, बोले यार तू टेंशन मतलब तू आराम से घर में बैठ, तेरे बिहाफ में शेयर हम बेचेंगे। उन लोग जैसे सपोज बोले यार हम 50,000 शेयर की गारंटी लेते हैं कि हम 50,000 शेयर तेरे मार्केट में बिकवा देंगे। अगर हम नहीं बिकवा पाए तो वो शेयर मैं ले लूँगा, मेरा रिस्क है वो, तू टेंशन फ्री रहे, तो 50,000 शेयर मान ले सेल हो गए, अभी ठीक है यार मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले हम कमीशन लेंगे। बोले वो क्या बोले? कमीशन। तो उस कमीशन को ही क्या बोला जाता है? अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये भी फिक्टिटियस एसेट्स में माना जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पास? तो ये सारी चीज़ों को बेटा हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री अगर मैं इसकी पास करना चाहूँगा तो क्या होगा? ये तो एक हिसाब से लॉस है ना, तो इनका डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या करोगे? इनको क्रेडिट। और डेबिट किसको करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर को करोगे। किसको डेबिट करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कौन डेबिट? टू क्या? ये सारे आइटम। हाँ सारे, ये सारे आइटम बेटा जी, वही मेरी मिस्टेक है। आइएगा आगे। ये पहली चीज क्या हुई? पहली चीज समझ गए, ट्रांसफर ऑल एसेट। ऑल एसेट मीन्स ऑल रियल एसेट। कौन सी एसेट? जानवी इधर सुन ले बेटा, फेंक के मारूंगा, समझिए, चुपचाप एकदम, एकदम चुपचाप। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम पास करने नहीं बैठा हूं मैं, ठीक है? दूसरी चीज, अब ये जो भी एसेट आपने ट्रांसफर किए, उन एसेट्स को क्या करेंगे पलक? बेचा जाएगा। क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। तो सेल ऑफ एसेट। तो दूसरी एंट्री किस चीज के लिए करोगे? अगर कोई एसेट बेच रहे हो, इफ सेल आउट कर रहे हो, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो सेल ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट तुमने डायरेक्ट बेच दी है, सेल ऑफ एसेट करोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट या कैश, जितनी भी एंट्री जैसे कंपनीज का पढ़ रहे हैं तो बैंक से ही करना चाहिए कैश की जगह। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? एसेट का नाम लिखोगे क्या? क्यों? क्योंकि एसेट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होकर खत्म हो गई है ना, इसीलिए एसेट नहीं लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सर नो? ठीक। पहली एंट्री किस चीज की हुई? ऑल एसेट ट्रांसफर। उसमें मैंने बोला रियल एसेट, ठीक है? और जो फिक्टिटियस हैं उनको कहाँ ट्रांसफर करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। अगर एसेट को बेच दिए तो बैंक टू रियलाइजेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? एंट्री याद करते चलना है। अब दूसरी एंट्री, एसेट बेचे तो लाइबिलिटी को भी तो करोगे ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज। ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अनन्या जर्नल एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए इसकी? बोलो ना। रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी को आप खत्म करोगे, तो खत्म करने के लिए क्या करोगे? उनको डेबिट करोगे। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ या ना? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ या ना? अब एसेट को बेचे थे तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करोगे कि नहीं करोगे? अब बात होती है कि लाइबिलिटी की जो पेमेंट होगी, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया? पहले में एंट्री में क्या हुई? एसेट ट्रांसफर हुई। फिर दूसरे में अगर एसेट को बेचे तब की एंट्री हुई। फिर तीसरे में हमने क्या किया? लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया। तो अब लाइबिलिटी को पेमेंट करोगे। तो लाइबिलिटी की पेमेंट क्या होती है? सुनना मेरी बात, अगर पेमेंट कर रहे हो पूरा एग्जैक्ट अमाउंट पे कर रहे हो, पेड पेमेंट फुल अमाउंट,
मतलब जिसको 10,000 देना था हम उसको पूरा 10,000 रुपए दे रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? लाइबिलिटी टू बैंक हो गया, ठीक है। अगर आप इसको प्रीमियम में दे रहे हो, किस में दे रहे हो बेटा? प्रीमियम में दे रहे हो, तो क्या होगा? प्रीमियम मतलब ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो आपके लिए नुकसान हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, क्या एंट्री होगी? अगर प्रीमियम में दिए, रियलाइजेशन डेबिट टू लाइबिलिटी, हमारा नुकसान हो गया ना। अगर किस पे दिए? डिस्काउंट पे दिए, किस पे दिए? तो उल्टा हो जाएगा, फायदा हो गया लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, फायदा हो गया ना, कम पैसा देना पड़ रहा है। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, बहुत इजी है बेटा, कसम से बता रहा हूँ। चैप्टर थोड़ी देर पहले तक तो हार्ड था, अब इजी हो गया है क्योंकि जर्नल एंट्री याद करवाते जा रहा हूँ मैं। तो ट्रांसफरर कंपनी की बुक में हमने कौन कौन सी एंट्री सीखी? पहला, एसेट ट्रांसफर करने की, एसेट को बेचे उसकी, सेल की और लाइबिलिटी की। सेल बोलता हूँ, सेल की कहीं नहीं है, गलती से सेल बोल दिया, लाइबिलिटी की। क्लियर हो गई चीजें? अब देखो बेटा लाइबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें होती हैं। अब लाइबिलिटी साइड जैसे आप बना रहे हो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी इधर, वैसे तो अपना कंपनी में बेटा वर्टिकल फॉर्म चलता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म खत्म हो चुका है। वर्टिकली मतलब ऊपर से लाइबिलिटी से चालू होता है ना। तो इधर आपको मान लो जनरल रिजर्व दिख रहा है, पीएल अकाउंट दिख रहा है। इन रिजर्व्स का क्या करोगे? जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिख रहा है, तो ये सब हमारी लाइबिलिटी मानी जाती है क्या? अपीयर लाइबिलिटी साइड हो रही है बट ये लाइबिलिटी नहीं होती, तो इनको क्या करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। कहाँ ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो मतलब क्या होगा? ये सारी चीजें डेबिट होंगी टू क्या? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, हाँ है ना। अब यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल भी तो दिख रही होगी बैलेंस शीट में, तो वो भी कहाँ जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर के में जाएगी। तो यहाँ क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये चारों एंट्री याद करो, पूछूंगा पूरा याद करवाना बेटा मेनली, उसके बाद सब बनेगा। हाँ चलो, नहीं बेटा बहुत होशियार लड़की है, कल जा रही है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, सुनना मेरी बात। परचेज कंसिडरेशन क्या हुआ? दो कंपनी होती है, मैंने बताया, एक ट्रांसफरर कंपनी होती है और दूसरी क्या होती है? ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी ने अपनी पूरी एसेट्स और लायबिलिटी किसके हवाले कर दी है? सब कुछ किसको सौंप दिया? बहुत बढ़िया, किसको सौंप दिया है बेटा? ट्रांसफरी कंपनी को सौंप दिया है। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी? ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी? उसके बदले में पैसे देगी कि नहीं देगी? एसेट और लायबिलिटीज तुमने दी है ना बेटा, ट्रांसफर कंपनी ने किसको दिया? अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया है, तो अब वो क्या करेगी? उसके बदले में पैसे देगी कि नहीं देगी? ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी आपको पैसे देगी। तो ट्रांसफरर कंपनी पैसे लेगा, किससे लेगा? ट्रांसफरी कंपनी से लेगा। जिससे पैसा लेना होता है वो आपका डेटर होता है कि नहीं होता है? और डेटर को आप डेबिट करते हो कि नहीं करते हो? तो ट्रांसफरी कंपनी मेरे लिए डेटर है कि नहीं है? हाँ, तो परचेज कंसिडरेशन में क्या कर रहा हूँ? रिसीवेबल की एंट्री कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? मुझे मिला नहीं, मिलेगा, रिसीवेबल। क्या है बेटा? रिसीवेबल। तो परचेज कंसिडरेशन मुझे मिलेगा, किससे मिलेगा? ट्रांसफरी कंपनी से मिलेगा, हाँ या ना? तो मैं एंट्री क्या करूंगा? ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू कौन सा अकाउंट बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना? क्लियर हो गई यहां तक की चीजें? ठीक। अब आता है ये परचेज कंसिडरेशन। अब मुझे क्या होता है बेटा? रिसीव होता है। क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा। तो रिसीव होगा, मैंने बताया था परचेज कंसिडरेशन किसके किसके फॉर्म में मिलेंगे? शेयर, डिबेंचर और कैश के फॉर्म में मिलेंगे। मैं बताया था ना परचेज कंसिडरेशन। तो मुझे क्या क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। कौन सी कंपनी के? अब नई कंपनी के मिलेंगे ना, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर मिलेंगे। डिबेंचर भी किसके मिलेंगे? ट्रांसफरी कंपनी के। और कैश या बैंक जो भी मुझे वो देगी, हाँ या ना? तो एंट्री क्या बनेगी? जो जो चीजें मेरे पास मतलब मैं ट्रांसफरर कंपनी हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास जो आया वो क्या होगा?
डेबिट, जो आया वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। ठीक ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी से आएगा तो क्या क्या आएगा, शेयर ऑफ कौन सी कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी के, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या होगा, शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ लिखूंगा शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। फिर क्या मिलेगा मुझे, नीतीश बोलो क्या लिखा है, तो बात क्यों कर रहे हो, इधर देखो, डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी मुझे वो दे दे उसकी श्रद्धा भक्ति, कैश या बैंक। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, सारा कंपनी है, तुम लोग दोस्ती यारी थोड़ी ना हॉस्टल की, पैसा खा के बैठ गए देना ही नहीं है, ये हॉस्टल की दोस्ती यारी नहीं बेटा, बड़े बिजनेस लेवल में काम हो रहा है, यहाँ पैसे मिलते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ धोखाधड़ी नहीं होगी, यहाँ लीगल जो भी होता है, लीगल एडवाइजर लोग रहते हैं, लीगल आदमी बैठ के ये अमलगमेशन करवाता है, आपस में मिलकर दोनों डिसाइड नहीं करते कि हम लोग मर्ज हो जाते हैं, एक आता है बीच में, जैसे कोई सेटिंग करवानी होती है तुम लोग की, तो एक बीच में उसकी फ्रेंड आती है, फिर वो मिलवाती है, तो कुछ भी होता है तो म्यूचुअल के पास फोन आता है ना, तो वैसे ही वहाँ होता है, तो वही बता रहा हूँ, तो जो म्यूचुअल फ्रेंड आपकी सेटिंग करवाया रहता है, कुछ उधर से लड़ाई हुई तो वो उसको फोन करेगा, तुम उसको फोन करोगे, अरे किससे मिलवाया यार, कैसा है, उसको समझाना यार, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही कंपनी का जब अमालगमेशन होता है तो एक बीच में एक आदमी बैठा होता है बेटा, क्या होता है, एक आदमी बैठा होता है, तो वो सारा काम करवाता है, आपको टेंशन मत लो। हाँ हाँ, तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन जो मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर मैं 2 में क्या लिखूंगा, ये देखो, ये ट्रांसफरी कंपनी डेबिट हुई थी यहाँ पास जब उससे लेना था, अब ये मुझे पैसा दे दी तो ये इसकी लायबिलिटी खत्म, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन, ट्रांसफरी कंपनी, टू ट्रांसफरी कंपनी, ये क्या हो गया, ट्रांसफरी कंपनी, ये जर्नल एंट्री हो गया। अब ये बताओ इन पैसों पर किसका अधिकार है, किसको मिलना चाहिए ये, अरे मेरे भाई, अब ये पीसी किसको दोगे, ये पीसी पे अधिकार किसका, परचेज कंसिडरेशन पे कंपनी के मालिक का, और कंपनी के मालिक कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं बेटा, पता है ना, हाँ इतना सोच रही है। तो ये परचेज कंसिडरेशन, अब देखो यहाँ पर एक खुला हुआ दिख रहा है, ओपन है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, किसको दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे कि नहीं, तो इसको ट्रांसफर करोगे किसके खाते में, इक्विटी शेयर के खाते में, तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, डेबिट द रिसीवर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो क्या करोगे, ये तीनों आइटम को क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, तो ये डेबिट था तो ये क्रेडिट हुआ, खत्म हो गया कि नहीं, है एंट्री क्लोज हो गई, ठीक है, ये डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट होकर ये भी क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये जो पैसा है किसको मिल गया, इक्विटी शेयर होल्डर को मिल गया कि नहीं मिल गया, कोई डाउट यहाँ तक। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन के लिए 3 एंट्री, पहली एंट्री रिसीवेबल की होगी, तो जिससे आपको पैसा लेना, मीन टू से ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू जो आपको सामने वाले से मिलेगा, अब वो देगा तो जो चीज क्रेडिट हुई थी वो चीज क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, हाँ या ना, सॉरी क्रेडिट कुछ हो ही नहीं था ना, ट्रांसफरी कंपनी टू क्या था, रियलाइजेशन था, और जब रिसीव्ड हुआ तो जो चीज मिला वो डेबिट हुआ, टू क्या हुआ, ट्रांसफरी कंपनी। अब यहां जो डेबिट हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर के में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, हाँ या ना, ठीक। इसके बाद क्या होगा, बोलो जल्दी से। अब बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो दिखती होगी भाई, बैलेंस शीट में जरूरी थोड़ा कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी तो होगी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगी कि इक्विटी शेयर होल्डर को दे दोगे, भाई प्रेफरेंस वाले हो, दूसरे का पैसा दूसरे को कैसे दे दोगे, उसका पैसा तो उसी को दोगे ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एंट्री क्या आनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना कैपिटल का, तो उसको जब आप क्या करोगे, खत्म करोगे, तो ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ट्रांसफर करोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगी बेटा, डेबिट टू क्या लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये ट्रांसफर क्या हो, अभी पेमेंट नहीं हुई है, जब पेमेंट होती है तो ये डिसाइड होता है भाई तेरे को इसके बदले हम इतना देंगे, भाई आज मैं तुमको टेक ओवर कर रहा हूँ या तुमको परचेज कर रहा हूँ, तो वैल्यू बात होती है ना, बैठ के म्यूचुअल फंड कुछ भी थोड़ी ना कि ये ले 100 रुपये चला जा, ऐसा थोड़ी ना यार,
मैं जब तक क्या होगा, आदमी बिकने पे नहीं आएगा तब तक थोड़ा ना बिकेगा। तो हर चीज़ की एक कीमत है, हर आदमी बिकता है, उसकी एक सही कीमत होनी चाहिए। पता है, जो बोलता है ना मैं घूस नहीं लेता या रिश्वत नहीं लेता, इसका मतलब ये है कि उसको अभी तक घपला करने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए वो ईमानदार रह गया। ईमानदार कौन है? जिसके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी है फिर भी वो ये नहीं काम कर रहा है, वो आदमी ईमानदार है। नहीं, मैं यहाँ घूस वाला काम ही नहीं है, यहाँ तो तुम लोग से लीगल फीस लेता हूँ बेटा, जितना लेता हूँ उससे ज़्यादा मैं तुम लोग को बल्कि देता हूँ, ठीक है। तो अब इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? रिडीम करना बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? रिडीम करना बोलते हैं। तो जब इनको आप रिडीम करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो आपने रिडम्पशन पढ़ा होगा 12th क्लास में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ना, ठीक है। वैसे रिडम्पशन समझ लो कि रिफंडिंग द मनी टू द शेयर होल्डर। अब मान लो 100 के बदले में 105 रुपए दे रहा हूँ, कहने का मतलब 100 रुपए से आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। और 100 के बदले में आपको 100 से कम दे रहा हूँ, 98, 97, 95 दे रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डिस्काउंट कहलाएगा। हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। तो पेमेंट अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, किस पे पेमेंट कर रहा हूं बेटा? प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी? पेमेंट एट प्रीमियम। बोलो जल्दी से, पेमेंट एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसे पे देना, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हमारे लिए तो नुकसान है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या करोगे? डेबिट। किसको दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे ना। क्रेडिट द गिवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे दिए तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, तो ये उल्टी एंट्री हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कब? डिस्काउंट पे। कब? डिस्काउंट पे। अगली एंट्री क्या लिखी है यासिका, बताओ मैंने? फाइनल पेमेंट कर दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। तो अब अपन क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे। तो अकाउंट जब क्लोज करोगे रियलाइजेशन को, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जब क्लोज करोगे किसको? क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कब होगा? क्रेडिट बैलेंस जब आ रहा है, मतलब क्रेडिट ज्यादा है किससे? डेबिट से। लॉस कब होगा? जब डेबिट बैलेंस से रियलाइजेशन अकाउंट का, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से। हाँ या ना? तो लॉस के केस में क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाएगा लॉस, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा। इस केस में क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? अपोजिट एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चलो, इसके बाद क्या लिखा है? अब खर्चे होते बंद कर रहे हो, तो भाई जैसे जो मिडिल मैन था, जो तुम्हारी सेटिंग करवाया था, बताया मैंने, उसको पटा के रखना पड़ता है ना। खर्चा पानी देते रहना, पर चल कहीं गया, चल यार तेरे को नाश्ता करवाता हूँ, चल घूम के आते हैं, खिलाते पिलाते रहते हो ना यार, क्योंकि अंदर की बात तो वही बताते रहता है, ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस जरूरी है हर चीज़ का, ठीक है, लेते रहना चाहिए। तो वैसे ही अब जो मिडिल मैन था यहाँ में अल्गमेशन करवा रहा था, तो वाइंडिंग अप के खर्चे लगेंगे कि नहीं? उसको सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, जो भी दोगे, खर्चा पानी दोगे, हाँ या ना? तो ये खर्चा कौन कौन पे कर सकता है? या तो ट्रांसफरर कंपनी पे कर सकती है, या तो ट्रांसफरी कंपनी पे कर सकती है। ट्रांसफरर कंपनी पे की तो जर्नल एंट्री कर देना। कौन पे कर रहा है? वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस या लिक्विडेट एक्सपेंस बोल सकते हो। वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी। कौन सी कंपनी? ट्रांसफरर कंपनी पे कर रही है, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ या ना? अगर ट्रांसफरी कंपनी पे की तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं। हाँ या ना? अब इसके बाद क्या करोगे? बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है किसको ट्रांसफर कर दोगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। लास्ट एंट्री क्या लिखवाया मैंने, देखो, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इनटू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर रिसीवर बनेगा,
तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या करोगे, डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, शेयर को भी तो दोगे ना, सारी चीजें यहां पर आके क्लोज हो जाएंगी। तो ये सारी जर्नल एंट्री थी। 5 मिनट में मैं इसका पूरा रिकॉल करवा रहा हूं, एक बार देख लो। ठीक है, यहां तक मैंने बेटा पूरी चीजें सिखा दी। अब बचती है बुक किसके, ट्रांसफरी कंपनी की। अगर मैं ट्रांसफरी कंपनी होगी और अभी इन्वॉल्व करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम पहले ट्रांसफर कंपनी की बुक को पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसफरी कंपनी सीखेंगे। क्लियर है? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग।